प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आज की संभाषा बहुत ही अच्छी होने वाली है और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मैं कल हरिहर सर के पास जाऊंगा। शाम का मैं ट्रैवलिंग करूंगा तो शायद कल मैं शाम को नहीं मिलूंगा, परसों मिलूंगा आप लोगों को। तो आप लोग उदास मत होइएगा। अगर एक दिन संभाषा नहीं होगी तो नेक्स्ट डे हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं जिनको केस टेकिंग कराना है। तो वैद्य शशि तिवारी मैम, अगर आप फ्री हैं तो आपको केस टेकिंग करना है, नहीं तो मैं भी कर सकता हूँ। आशीष सर तुम। एक लेडी ये सर एक लेडी पेशेंट है, भक्ति जैन है। उनको वो मेंसेस नहीं आते हैं, उनका केस टेकिंग होना है। ठीक है। तो बैचलर आप, है। ठीक है तो वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, अगर आप फ्री हैं तो आप केस टेकिंग करेंगी मैडम जी? जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, चलिए भक्ति जी वीडियो ऑडियो ऑन करिए। भक्ति जैन जी, सर आप बोलिए ना वीडियो ऑडियो ऑन करने को। जी सर। हेलो। आप अपना चेहरा पे लाइट आने दीजिए मैम। भक्ति मैडम, हाँ, एक आपका एक चेहरा पे लाइट आना चाहिए क्योंकि हमें आपका टंग देखना है, आंखें देखनी है। लाइक, बहुत बढ़िया। अभी आपका केस टेकिंग एक बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट मैडम है जिनका नाम है वैद्य शशि तिवारी मैम, वो करने वाली हैं। ठीक ठीक है, उनके प्रश्नों का आंसर दीजिए और थोड़ा भी मत शर्माइए। चलिए बिल्कुल। मैम पूछिए। हाँ जी, हाँ जी मैम। कितना आपका मतलब उम्र कितनी है मैम अभी? मैम 23। 23। तो अभी आप जॉब करते हो या पढ़ रहे हो? अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है एमसीए का। इसका मतलब एक तरीके से काफी सिटिंग होती होगी, है ना? हाँ। ठीक है मैम। तो अभी आपको क्या तकलीफ है मैम? क्या तकलीफ है? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही नहीं? हेलो। यस मैम। मैम, अब हेलो मैम। हेलो। हाँ, मैं यही पूछ रही हूँ अभी क्या तकलीफ आ रही है मैम आपको? अभी एक्चुअली ऐसा है कि अगर मैं एलोपैथिक कोई दवाई लेती हूँ तो ही मेरे हम्म। पीरियड्स अदरवाइज आते ही नहीं है। जैसे अभी लास्ट अच्छा। ट्रीटमेंट चला था तो तो, दिसंबर में आया तो था। ये, हाँ, नहीं, ये तकलीफ कितने टाइम से चल रही है कि एलोपैथी दवा लेते हो तो आता है वरना नहीं आता है? ये मेरे को लास्ट 3-4 साल हो गए हैं। अच्छा, 3-4 साल हो गए मैम, ये तो बहुत हाँ। लंबा टाइम हो गया। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ था कुछ? हाँ, मेरा अल्ट्रासोनिक हुआ था। तो अल्ट्रासाउंड में क्या आया था? फर्स्ट टाइम तो कुछ भी नहीं था, सेकंड टाइम जब करवाया तब पीसीओएस आया था। अच्छा, पीसीओएस आया था। हाँ। हाँ, तो मैम पीसीओएस के केस में आपको पता ही है। तो ये एक बात आप मुझे इसी बात से आप बता दो, आप कितने बजे रात में सोते हो, कितने बजे उठते हो? मतलब मेरा टाइमिंग जनरली 10:30 से 11 के बीच में सोती हूँ और सुबह 6 बजे उठती हूँ। अच्छा, एग्जामिनेशन के टाइम में ऐसा तो नहीं होता कि 2-2 3-3 बजे रात तक मतलब पढ़ते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पक्का? हाँ। अच्छा, तो मतलब 10 साढ़े 10 बजे, 11 बजे तक मैक्सिमम सो जाते थे। और जब हाँ। आपको पीरियड शुरू हुए थे, मान लो प्लस 2 वगैरह में रहे हो, तो क्या तब ऐसा होता था कि आप देर रात जागते थे? नहीं नहीं। अच्छा, कभी भी ये चीज नहीं रहा। अच्छा, मैक्सिमम जैसे 12 मैम, बजे तक ही कर रहे हैं। हाँ, मैक्सिमम 12 बजे तक, उसके बाद नहीं जागती। मैक्सिमम 12 बजे तक जागते थे। ये जो मैक्सिमम 12 बजे तक जागने वाली आदत आदत थी, ये कितने सालों तक चली है मैम? ये मतलब ऐसा रेगुलरली तो नहीं हो जाता। रेगुलरली तो मैं मतलब जनरली 11 बजे तक सो जाती हूँ, लेकिन बाय चांस हम्म। अगर कुछ काम आ जाता है तो ही ऐसा होता था। ठीक है। अच्छा, तो सुबह नॉर्मली उठने का क्या टाइम रहा है? 6, 6:15। और जब 12 बजे सोते थे तब? तो भी मतलब वही मैक्सिमम 7 बजे तक। अच्छा, मैक्सिमम 7 बजे तक सोते थे। हाँ। तो एक बात बताओ मैम, आपका पेट वोट साफ होता था अच्छे से? हाँ, मतलब कि जनरली 4 to 5 डेज तक होता था। 4 to 5 डेज तक होता था मतलब? मैं पेट साफ होने की बात पूछ रही हूँ कि ओके जब आप ओके इस ओके। तरीके, हाँ, हाँ, ये क्लियर क्लियर रहता है। तो जब भी आपको मोशन होता है तो सेटिस्फैक्टरी रहता है, बिल्कुल 100% क्लियर हो? हाँ। कोई ऐसा नहीं कि बीच बीच में होना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी लूज मोशन चल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है? नहीं नहीं, डाइजेशन बिल्कुल नॉर्मल रहता है।
अच्छा, कोई गैस एसिडिटी इस तरह की कोई तकलीफ? मतलब जनरली ऐसा होता है कि अगर टाइम से थोड़ा सब खाने में हो जाता है तो मुझे हम्म। ना इधर सर में यहाँ पर पेन होने लगता है गैस के कारण। अच्छा, जैसे अभी आपके माथे पर दाने टाइप के दिख रहे हैं, स्किन के कुछ इशू, तो ये कब से हैं? ये मेरे को अभी मतलब लास्ट मंथ से ज्यादा होने लगे, अदरवाइज क्लियर हो गए थे। तो मुझे ये हम्म। स्मॉल स्मॉल दाने यूजुअली हो जाते हैं। अच्छा, नहीं जैसे पीरियड अच्छा जो आता है तो बिल्कुल 100% लोगों के आता है, उसमें हम्म, कहीं कोई तो तकलीफ नहीं रहती कि क्लॉट्स आ रहे हैं या ब्लैक कलर के आ रहे हैं, नहीं 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 या कोई बहुत ज्यादा पेन वगैरह रह रहा है? नहीं, बस क्रैम्प्स भी होते थे तो शुरू के एक दिन होते थे, सेकेंड डे से वो भी बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो बस मेनली ये रहता था कि आपको दवा लेकर के ही पीरियड्स आते हैं, है ना? हाँ, ये मेन प्रॉब्लम है। अच्छा, गुस्सा उस्सा कितना आता है? हाँ। गुस्सा गुस्सा एंगर? नहीं, बहुत कम। अच्छा, तो गुस्सा आता है तो चिल्लाते हो कि पी जाते हो? जनरली तो मतलब मैं चिल्लाती तो नहीं हूँ, बाकी बहुत रेयर केसेस में। नहीं, फिर या तो पीते हो। हाँ। ओके, तो ये गुस्सा पीने की आदत बचपन से है कि बड़े हुए हो समझदार हुए तो सीखे हो? मतलब नॉर्मली तो ऐसे बहुत कम ही गुस्सा करती हूँ, बाकी रेयर केसेस में ही ऐसा होता है। हाँ, नहीं वो अलग बात है। देखो मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ डिटेल, हाँ। क्योंकि जो हमारी कोई भी बीमारी होती है ना, उसके पीछे हमारी डाइट और हमारी लाइफस्टाइल ही वजह होती है। मतलब हम क्या खाते पीते हैं, हम कब सोते उठते जागते हैं, और हमारा थॉट प्रोसेस। मतलब जैसे ओके। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की आदत होती है, या कुछ लोग का स्ट्रेस सिर्फ इस वजह से भी हो जाता है कि उनको बहुत सोचने की आदत होती हाँ। है ना? ठीक है। और जो बच्चे अच्छा मैम, एम्बिशियस हो कि चलता है, कुछ भी पढ़ाई लिखाई में जो भी मार्क्स आए चलता है, ये एटीट्यूड है कि बहुत हाईली एम्बिशियस हो? हाँ जी, किस नेचर में हो आप? कॉम्पिटिटिव बहुत नेचर है कि ठीक है जैसे भी नंबर आया चलेगा? नहीं मतलब बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव नहीं है, बट मैं हाँ स्कोर करने की कोशिश करती हूँ, मैं अच्छा स्कोर कर लेती हूँ। तो स्कोर को लेकर टेंशन तो नहीं पालते? नहीं। ओके। और जैसे इतना लंबा सिटिंग पढ़ते होगे, स्कोर को लेकर कॉन्शियस भी हो, तो फिर ऐसा तो नहीं होता कि मान लो बैठे हो, और कुछ लोग की आदत होती है ना, भाई हम 3-4 घंटे के पहले नहीं उठेंगे, चाहे सुबह चाहे कुछ भी प्रेशर्स वगैरह नेचुरल एलर्जीज आते रहते हैं, नहीं पहले मैं इतना करके उठूंगी, तो इस तरह का आदत तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी कोई नेचुरल एलर्जीज होते हैं तुरंत ही इवैक्यूएट करते हो? हाँ, तुरंत ही। क्योंकि पीरियड के इश्यू में ये भी होता है कि अगर हम यूरिन वगैरह या बॉडी के प्रेशर को होल्ड करते हैं ना, तो वहां हम्म। से भी इसमें आता है। मतलब 2-3 चीजें हैं जो बिल्कुल सामने से इशू होता है कि या तो आप इस तरह के प्रेशर को होल्ड करते हो, या देर रात तक जागने वगैरह का रहेगा, या स्ट्रेस हाँ। बहुत ज्यादा रहेगा। तो ओके। मैम एक बात बताओ, जंक फूड वगैरह खाने का कितना हिस्ट्री है? वंस और ट्वाइस इन अ वीक, एक या दो बार वीक में। Once- अच्छा, तो वंस और ट्वाइस इन वीक अब है कि जब आप पीरियड रहना शुरू हुआ था तब तो छोटे और थे, तब ऐसा हाँ। तो नहीं था कि लगभग रोज स्कूल में कुछ ना कुछ खा रहे हो? नहीं नहीं, उस टाइम पे भी मतलब ऐसे ही रेयरली एक से दो बार वीकली, ज्यादा नहीं था। अच्छा, क्या पसंद है ज्यादा जंक फूड में? जंक फूड में यूजुअली मतलब ऑयली ऑयली और स्वीट स्वीट ज्यादा खाती हूँ। नहीं, नाम बताओ आप ना, तब मुझे पता चलेगा ना इसमें क्या पंगा है उस फूड आइटम में, इसलिए। हाँ, तो मतलब जनरली वही बर्गर पिज्जा और ये सब चीजें। अच्छा, जनरली बर्गर पिज्जा इस तरह की चीजें पसंद है। तो अभी मैम एक बात बताओ, आपकी हाइट और आपका वेट कितना है? वेट मेरा 66 है, और हम्म। हाइट मेरी ऑलमोस्ट 5'4" है। 5'4" है, तो आपके इस ग्रुप के हिसाब से थोड़ी सी हाइट ज्यादा है, तो ये हाइट मतलब सॉरी हाइट करें, वेट थोड़ा ज्यादा है, तो ये वेट थोड़ा सा ज्यादा क्या सिटिंग की वजह से है, कि इधर जब से पीरियड इरेगुलर हुए तब से लग रहा है वेट ज्यादा बढ़ रहा है, या वेट थोड़ा बढ़ गया तो उसके बाद पीरियड इरेगुलर हुए हैं? नहीं, मतलब मेरा बड़ा तो नहीं, क्योंकि लास्ट मेरा ऑलमोस्ट 3 to 4 years से वेट कांस्टेंट है। अच्छा, नहीं जैसे 5'4" के हाइट पर हो ना, तो अभी बच्चे ही हो, तो 55 kg तक मेरे ख्याल से वेट चलता है बच्चों का, हाँ। है ना? क्योंकि सर्टेन एज से भी कुछ कुछ गेन होता है, तो अगर ऐसे सही सोचो तो थोड़ा सा हैवीनेस तो वेट में आया है ना हम्म। बॉडी में, बच्चों के हिसाब से। तो इस वजह से, क्योंकि कई बार होता है ना कि अगर हमारा वेट ज्यादा होता है तो वहां से भी हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक।
तो एक बात बताओ मैम, मीनार्की से पहले स्लिम ट्रिम थे कि उस वक्त भी मतलब बचपन से थोड़े से मतलब हो हेल्दी टाइप के? बचपन से थोड़ी सी हेल्दी थी, बट हाँ स्कूल टाइम में जैसे 9 to 10 11 तक थोड़ा वेट कम हुआ था, बट फिर हम्म। थोड़ा सा और बढ़ने लगा था। अच्छा, और किस एज में आपको पीरियड स्टार्ट हुए थे मैम? मेरा पीरियड्स 15 में। 15th में? तो जब 15th में स्टार्ट हुआ था तो कब तक रेगुलर आया है? बिल्कुल सही मतलब उसमें मेरा आने स्टार्टिंग में? में पहले ऐसा था कि 2 मंथ्स के इंटरवल में आता था, फिर 6 मंथ हुआ और फिर कंटिन्यूअसली बंद हो गया। अच्छा, मतलब जब पीरियड स्टार्ट हुआ तो शुरुआत में 2 महीने पर आया, फिर 6 महीने पर आया, हाँ और फिर उसके बाद बंद हो गया? हाँ ओके, नाउ यू आर 23 है ना? हाँ 23 और 4 साल पहले से पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं? हाँ, मतलब तो अगर मैं 23 में टैबलेट से, लेती हूँ तो ही आता है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक तरीके से समझो तो पीरियड में शुरू से प्रॉब्लम थी, हाँ है ना? हाँ इंटरवल वाइज, क्योंकि देखो शुरुआत में एक या दो साइकिल ऐसी होती है, 3 4 मैक्सिमम कर सकते हैं, हालांकि बहुत रेयर होता है फर्स्ट साइकिल के बाद, जब सेकंड साइकिल आ जाती है कुछ दिन बाद वो लगभग रेगुलर हो जाते हैं, है ना? लेकिन आपका क्या हुआ, शुरुआत में 2 2 मंथ पर आया, फिर 6 6 मंथ पर आया, हाँ। तो फिर ये चीज गलत थी। 1 मिनट रुकिए, मैं दूसरी जाती हूँ, बच्चे है ना आवाज कर रहे हैं। हाँ बच्चा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, वो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अब आप उनको नहीं कर सकते, इस वजह से। तो मेरा ख्याल से मतलब एक तरीके से हो गया। तो जब आप, अब मुझे आपको शुरुआत का पूछना पड़ेगा, मतलब जब शुरू में पीरियड आते थे तो हाँ, पीरियड में क्या क्लॉट्स रहते थे या पीरियड ब्लैक कलर का रहता था? नहीं बिल्कुल नॉर्मल पीरियड्स आए थे। अच्छा, कभी इस चीज को नोटिस किया कि अगर मतलब ब्लड का स्टेन कहीं लग गया तो इजिली वॉश आउट हो जाता था कि स्टेन पड़ता था? वॉश आउट हो जाता था। हाँ, क्योंकि वहां से भी ना, वो हमारे आयुर्वेद में डिफाइन हम लोग कर लेते हैं कि सही निकल रहा है कि गलत निकल रहा है, इस वजह से मैंने आपको पूछा। तो चलो, पीरियड का शुरू से रहा, तो क्या मदर से पूछा कि उनका सब ठीक रहा? क्योंकि कई बार मदर के साथ अपनी मतलब बेबी का कनेक्टेड होता हाँ, है बट पीरियड के मम्मा साइकिल। का भी ऐसा था कि मैरिज से पहले थोड़ा इरेगुलर होता था। हम्म। अच्छा, लेकिन उनके टाइम में तो एज में, कम एज में शादी भी हो गई होगी, 20 20 तक का हो गई होगी उस एज ग्रुप में, हाँ। है ना? तो उसके बाद लेकिन अभी हमारा चूंकि 23 हो रहा, नहीं हो रहा, चलिए कोई है। और कोई मैम इशू बताओ, इसके साथ पीरियड के अलावा और भी कोई इशू? नहीं, ऐसा सच कोई इशू नहीं है। नहीं, जैसे एक तो मुझे आपके फेस पर ये दिख रहा फेस है पर ना? दाने, थोड़ा हेयर हाँ, फॉल, अब मतलब लास्ट 1 2 मंथ से हेयर फॉल का भी थोड़ा इशू होने लगा है। हेयर फॉल का? और ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपके फेस के हेयर थिक वगैरह तो नहीं हो रहे हैं? नहीं। चलो, ये सब चीजें नहीं है। या हाँ, थाई वगैरह रीजन के हेयर ज्यादा थिक हो रहे हों, नहीं नहीं। या वो सब कोई इशू नहीं है, सिर्फ हाँ, फेस पर ये इस तरीके से आ रहा है? अच्छा, ये चश्मा उश्मा जो लगा है, ये बचपन से लगा है कि? ये मेरे 8 9 से लगा है, 8 to 9 क्लास से। 8 to 9 से, मतलब पीरियड आने से पहले से लगे है ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि कई बार कुछ चीजें कोरिलेट भी आपस में हो जाती है ना, इस हाँ। वजह से। और मैम, और कुछ कोई ऐसा आपको, अच्छा खाने पीने का तो प्लीज बता दो। आप खाना जो खाते हो टाइम के हिसाब से खाते हो, भूख लगने पर खाते हो? टाइम के हिसाब से। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो? ब्रेकफास्ट 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे समथिंग। और फिर लंच 11 से 11:30 के बीच में। हम्म। और फिर दोपहर में अगर कुछ हुआ तो फ्रूट्स या सैलेड खाने के बाद में शाम को 6 बजे डिनर। अच्छा, तो 9 बजे जब सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको भूख लगी होती है कि नहीं लगी होती है? लगी होती है। और दोपहर में जब आप ये खाते हो फ्रूट्स और, हाँ, उस वक्त भी मतलब नॉर्मली भूख लग जाती है। हाँ जी मैम, मैं कह रही हूँ कि जब ये दोपहर में आप 11:30 बजे फ्रूट्स व्रूट्स खाते हो या लंच करते हो तो उस टाइम भूख लगी होती है आपको? हाँ और शाम को जब 6 बजे खाते हो तो भूख लगी होती है? हाँ। तो ये जो तीनों टाइम आपको भूख लगी होती है, अच्छी भूख लगी होती है कि क्रेविंग टाइप वाली भूख होती है? नहीं, भूख लगी होती है अच्छे से।
अच्छा, और दही मैम कब कब खाते हो? दही तो बहुत रेयर केसेस में, जो गर्मी में यूजुअली खाती हूँ। अच्छा, छाछ वगैरह लेते हो? नहीं। अच्छा, खाने के साथ में दूध वगैरह लेते हो? नहीं, खाने के साथ नहीं। और चाय वगैरह पीते हो? नहीं। चाय कॉफी इन सब चीजों का कोई वो नहीं है। ठीक है। तो और तीनों टाइम जब आप खाना खाते हो तो आपको अच्छे से भूख लगी होती है ना? हाँ। और पानी पीने का आपका क्या है, प्यासे है कि बस कुछ लोग का नियम बना रखा है ना 4-5 लीटर पानी पीना है, तो आपका क्या नहीं, सीन है? अभी ऐसा कुछ नहीं है, प्यास लगने पर पीती हूँ। अच्छा, पहले ऐसा था कि ज्यादा पानी पीते थे? नहीं, नॉर्मली ये था शेड्यूल। चलिए, तो ये सब सारी चीजें नहीं है। और स्ट्रेस वगैरह? स्ट्रेस तो नहीं है वैसे। नहीं, कई बार होता है ना, कुछ बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत होते हैं, कुछ हाँ। बच्चों की एक आदत होती है कि खासकर गर्ल्स में अपने स्लिम होना है या लुक को लेकर के भी, या कभी दोस्तों के साथ होता है कंपैटिबिलिटी को लेकर, मतलब कुछ भी बच्चों में भी ये बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं कि बच्चों में नहीं होता, इसलिए मैं पूछ ऐसा रही हूँ कुछ कि नहीं बहुत है। कूल टाइप के, चिल टाइप के हो कि नहीं हाँ। हर बात पर पैनिक हो जाते हो? नहीं नहीं, नॉर्मल कूल। चलो, अच्छी बात है। चलो, हेतु तो आपके बहुत कम नजर आए हैं। ठीक है, हम्म। बट काम किया जाएगा। और किसी को भी कुछ सवाल पूछना है मैम से तो पूछ सकते हैं। मैडम जन्म तारीख वो क्या है? हाँ मैम, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? 5 मार्च 2001। सर मार्च है, तो मार्च। मार्च। हाँ जी, हाँ जी। तीखा चीज खाती है क्या आप? चटनी वगैरह ये ऐसा पसंद है? अचार विचार? क्या? अचार, अचार? नहीं। मतलब चटनी तीखी आइटम, वगैरह बनाते? स्पाइसी चीजें पसंद है? हाँ, स्पाइसी पापड़, खाती हूँ। हाँ वही स्पाइसी अचार विचार, पापड़, हाँ। चटपटा। जैनिस लोग थोड़ा सा वैसे भी खाते हैं सब सारी चीजें, जितना मैं जानती हूँ, हाँ। क्योंकि थोड़े से पकौड़े समोसे इस तरह की चीजें है ना। अ, हाँ, बट ऐसा रेगुलरली नहीं। हाँ मतलब कि हाँ, वीक में 2-3 बार। हाँ, नहीं जैसे फिश फ्राई आप खाते अदरवाइज नहीं हैं? लेना। होता क्या है हाँ। कि हम लोग सोचते हैं नॉनवेज नहीं खाते ना, तो नॉनवेज हाँ। भले नहीं खाते, मेरे बॉस ने एक बार बोला था कि वो सब फिर तले हुए काफी चीजें खाते हैं। हम्म। तो मतलब हम क्या सोचते थे कि उनको तो कोई उबला खा लेते हैं, तो उनको तो कोई पंगा ही नहीं हो सकता है, हाँ। मतलब हेल्थ वाइज, है ना? बट हाँ। ऐसा नहीं है कि बहुत उबला खाना खाते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसी में उसके इंसान साथ अपना मिर्ची एडजस्ट खाती है करता क्या है। मैडम, पूछो ना। हाँ जी, हाँ जी सर, वो खाती है, स्पाइसी चीजें खाती हैं। नहीं, जब ये समोसा वगैरह है, उसके साथ सॉस रहता है, चटनी हम्म। रहती है, मिर्ची रहती है, ये खाती है क्या? नहीं, वो नहीं। ठीक। ऐसा सच होता है कि लोग खाने में, कुछ लोग थोड़ी सी मिर्च ज्यादा खाते हैं। तो हम्म। मैम आप बेसिकली हो किधर के, राजस्थान साइड के? नहीं, इंदौर। अच्छा, नहीं क्योंकि राजस्थान बेल्ट वाले तो खूब मिर्ची खाते हैं, हाँ। है ना? इसलिए हाँ। मैंने पूछा, इंदौर का मुझे नहीं पता है। चलिए, और किसी वैद्यगण को भी कुछ पूछना है मैम से तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, अदरवाइज पेशेंट को आपने लीव करा दिया जाए। आपने आपने अभी तक जो डायग्नोज कराया से, तो उन्होंने इसका रूट कॉज क्या बताया डायग्नोज में? मतलब मुझे बेसिकली यही करने को बोला है कि डाइट कंट्रोल और वेट कंट्रोल करने के लिए कहा है, साथ साथ में ये सारी दवाइयां लेने को कहा है। तो रूट कॉज तो ऐसा उन्होंने बताया नहीं है, कि बस वही कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, और इसको रेगुलेट करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज पर वर्क करने के लिए कहा। वो तो है मैम, देखो आपको वेट थोड़ा सा लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है ना कि वेट की वजह से प्रॉब्लम आता है। और जिस इंसान के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर उसके अंदर ये ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपने सिस्टम में ही रख लीजिए, इमरजेंसी को छोड़ करके, मुझे 10 बजे सो ही जाना है। ठीक है, और सूर्योदय से पहले मुझे उठना है, और थोड़ा सा प्राणायाम योगा एक्सरसाइज करना ही करना है। क्योंकि ठीक है। आपका शुरू से पीरियड खराब है, मतलब शुरू से क्यों, कि 2 महीने फिर 6 महीने। ठीक है, हाँ। तो इस वजह से आपको वहां पर साफ काम करोगे। और जहां पर भी हार्मोनल इम्बैलेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, ये और स्ट्रेस वाले, यही 3 फैक्टर मेन होते हैं। तो हाँ। डाइट पे पर इंसान खुद काम करता है, लाइफस्टाइल पर भी खुद काम करता है। शुरुआत में हाँ। आपको कुछ दवाएं चलेंगी आयुर्वेद की, बट लॉन्ग टर्म में तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ प्राणायाम वगैरह करना, ओम चैंटिंग वगैरह करना, ये सब सारी चीजें करना, और बहुत ही पीसफुल तरीके से रहना, है ना? हाँ। क्योंकि कई बार हमें लगता है हम पीसफुल हैं, बट हो सकता है कि सबकॉन्शियस लेवल पर हम उतने पीसफुल ना हो, एग्जैक्टली। है ना? तो हाँ। ये सारी चीजें हैं, तो अब आप बड़े भी हो, इतना समझ सकते हो हाँ। जाएगा। ठीक है, चलो। ठीक है। और किसी को भी मैम से कुछ पूछना है? आशीष सर? पहले जो 2 महीने चला था और 6 मंथ कितने ड्यूरेशन था ये 15 के बाद?
आशीष सर, एक तो आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मेरे को लग रहा है या किसी और को भी लग रहा है। हाँ, आवाज क्लियर नहीं है। सर आपके भी नेटवर्क में कुछ इशू होगा, हो सकता है। हाँ, हम्म, 2 महीने मैं पूछ रहा हूँ, 2 महीने जो रहा और 15 की एज में, और 6 मंथ है, वो कितने इयर्स तक ऐसा हुआ? 2 महीने फिर वो 6 मंथ, ये कितने कितने ड्यूरेशन की बात? 2-3 साइकिल ऐसे 2 मंथ्स की थी, और फिर उसके बाद में 1-2 साइकिल 6 मंथ की थी। तो मतलब कि 2 साल तक समथिंग ऐसा कुछ रहा, और उसके बाद से फिर रेगुलरली आना बंद हो गया। सर शुरुआत से ही ऐसा है कि जब मीनारकी हुआ तो 2-2 मंथ पर मान लो आया, शुरुआत के 1-2 इयर्स तक। फिर उसके बाद 6 मंथ पर आया और फिर बंद ही हो गया, क्योंकि जैसे 4 साल से प्रॉब्लम चल रही है कि मेडिसिन लेकर आ रहा है, तो ऐसे सोचो तो 19 हो गया। अगर 15 की एज में शुरू हुआ तो 15-19 में 4 साल बचते हैं, है ना। तो उस 4 साल में 2 साल ये हो गया तो 2 साल वो हो गया। तो प्रॉब्लम वहीं से हम मान सकते हैं, शुरुआत से ही। ठीक है आशीष सर, ओके। चलिए तो पेशेंट को सर लीव करा दिया जाए। शशि पाठक जी, सर, हाँ अच्छा शशि मैम, आप जी, लीजिए। सीबीसी सीबीसी का सीबीसी की रिपोर्ट है क्या? कहीं ब्लड की कमी तो नहीं है? वो कंडीशन भी हो सकती है। हाँ, एचबी के वो तो उन्होंने टेस्ट वेस्ट कराया होगा ना। हाँ, तो पूछना मैम ने अब कराया हो तो एक बार रिपोर्ट वो भी ले लो। ये एचबी मैम कितना रहता है आपका? हेलो। हीमोग्लोबिन कितना रहता है? वो मेरे एक्चुअली चेक करना पड़ेगा, एग्जैक्टली याद नहीं है, टेस्ट करवाया चलो तो था। कोई बात नहीं, एक बार अपना टंग दिखाओगे आप थोड़ा हाँ, सा? मैं बिल्कुल जी। यस मैम, ठीक है मैम, अंदर कर लो। थायरॉइड आहे का? म्हणजे टेस्ट की है थायरॉइड की, टीएसएच वगैरह? हाँ शशि जी। मैम इनका पहले हो चुका है, एलोपैथिक तरफ से डायग्नोस पीसीओएस का केस है, तो ओके। यूएसजी के थ्रू वो डायग्नोस केस है। और इसीलिए 3-4 ईयर से जब चीजें नहीं आ रही हैं, क्योंकि अगर आप समझो 15 की एज में पेशेंट को शुरू हुआ है और 19 की एज के बाद से ही विदाउट मेडिसिन आता ही नहीं है, और पीसीओएस मतलब हो गया, सीधी सी बात है कि सिंड्रोम हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो वहां पर फॉलिकल वाइज भी प्रॉब्लम हो गया और भी सारी चीजें। तो अभी बच्चा कम एज का है, तो कम प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। तो मैम उसमें सिंपल सा कुछ नहीं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल और अपने मतलब मेंटल लेवल पर बहुत जितना काम कर लोगे ना, आप ये समझ लो उतने जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ठीक है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इनक्योरेबल तब होती हैं जो इंसान अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपनी लाइफस्टाइल पर। और जो कंट्रोल कर लेता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है ठीक है। बिना मैम, और भी कुछ पूछना है पेशेंट से? वीना मैम? जी शशि जी। हाँ यस मैम, नहीं, कुछ पूछना है? कुछ नहीं, नहीं। चले बेटा, आप ना लीव हो जाओ, ठीक है। फिर थैंक आपका ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर को बता दिया जाएगा, वो आपको बताएंगे। ठीक है मैम? यू। ओके, थैंक यू। ओके बच्चे, ओके, थैंक यू, ओके। पाठक सर, किसी और को कुछ बोलना है तो बोलें, मुझे लगता है सर के नेटवर्क में भी सर का आशीष जी कुछ आप बोलना चाहते हो, या अभी आज कोई और भी केस लाना चाहता था? नेहा मैम ने शायद बोला था। नहीं, मुझे इसका आप ट्रीटमेंट आप बताइए, क्योंकि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि इसको कैसे हैंडल करना है। सर देखो, इस पर जो एलोपैथी वालों ने बोला वो बिल्कुल सही बोला है कि मैम के केस में तो डाइट पर काम करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा, क्योंकि नॉर्मली ये चीज पूछ ले, भूख से खाते हैं। बट आप उसमें देख लो कि जो भी वेट बढ़ाने वाली सारी चीजें हो ना, और ये मैदा वैदा जो उन्होंने जैसे 2-4 चीजें तो बता ही दिया कि वीक में 2 बार खाते हैं, बर्गर पिज्जा इस तरह की कुछ भी चीजें। तो पूरा जंक फूड तो सर आपको टोटल बंद कराना पड़ेगा। वेट मैनेजमेंट वाला जितना हिसाब किताब होता है, मतलब फ्रिज की कोई भी आइटम नहीं चलेंगे, स्वीट्स वाले आइटम, बेकरी वाले आइटम, ये सब सारी चीजें बंद होंगी। ठीक है। हम मतलब अपने रिलीजन की वजह से भले बहुत सारी चीजें नहीं खाते, बट बहुत कुछ उसमें जो तला भुना खा रहे होंगे, मतलब जहां से भी एक तरीके से आप समझो कि हमें एक पेशेंट का वेट लॉस करना है, और वेट लॉस नेचुरल तरीके से कराना है, मतलब हाँ, उसकी डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू। तो वो चीज कराइए। पहले योगासन सिंपल वाले हो, और बाद में धीरे धीरे सूर्य नमस्कार वगैरह करना शुरू करें। हालांकि यहाँ पर वो वाला आसन बहुत बढ़िया काम करेगा पेल्विक रीजन की किसी भी प्रॉब्लम में। सर्वांगासन, सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर पश्चिमोत्तासन, फिर उष्ट्रासन। मैंने डाला भी है यूट्यूब पर, मैं आपको डाल दूंगी।
वीडियो। ओके। तो लेकिन पहले पेशेंट एंटी रोमेटिक ग्रुप 1 करे, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आसन आएंगे, फिर एब्डोमिनल ग्रुप करे, फिर थर्ड करके फिर वो करे। तो धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जब नहीं रहेंगे ना, वो सर्वांगासन वगैरह करेंगे तो उल्टा असर हो जाएगा। तो पहले एक बार फ्लेक्सिबिलिटी लाए, 1 महीने तक करें, 15 मिनट लगता है सर फर्स्ट पार्ट करने में। और सेकंड पार्ट को भी अगर हाफ किया जाए, मतलब 10 बार की बजाय 5 बार करो, तो इट टेक्स हार्डली 5 to 6 मिनट आई। तो 20-25 मिनट ये करके और 3 मिनट का वो कर लें, तो आधे घंटे भी अगर डेली वो चीज करेंगे ना, तो उनका बॉडी बहुत ज्यादा शेपअप होना शुरू हो गया, मतलब वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और साथ में खाने का, साथ में ये है कि हर 2 घंटे पर उठे, थोड़ा सा टहलें। और टहलने में आपको कभी भी ये नहीं करना कि कुछ भी खाने पीने लगना है, ठीक है। तो वेट लॉस इस वजह से नहीं होता है। और जहां पर भी बैठेंगे सीधा चलेंगे, क्योंकि जब इंसान सीधा बैठता है, सीधा चलता है, तो उससे भी वेट बहुत सेंटर में रहता है और वेट मेंटेन रहता है, ठीक। तो एक तो वेट पर सर इनके बहुत ज्यादा काम करना है, जो उनको, और वो समझदार मुझे बच्ची लग रही थी, तो कर लेंगे। दूसरी बात है कि किसी भी हालत में उनको बोल दो कि आप रात को 9 बजे के आसपास सो जाने की कोशिश किया करो। 9 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठो, है ना। तो दिनचर्या फिर बहुत, हार्मोनल लेवल बहुत ज्यादा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा अंदर से। और आपको टेस्ट कराना है तो आप FSH LH वगैरह भी करा लेना। अगर, वैसे मुझे पेशेंट का लग रहा था अफोर्डेबिलिटी है उन लोग की, तो FSH LH वगैरह भी करा लोगे तो वहां से भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो एक तो आपने डाइट पर काम करना है, दूसरा इनका सोना उठने पर काम करना है, और तीसरा ये है कि हालांकि इन्होंने बोला, बट एक बार आप इनको पूछना कि जब तक बहुत अच्छी भूख नहीं लगेगी ये नहीं खाना खाएंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार हम फॉल्स ठीक। हंगर और रियल हंगर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। और एम्बिशियसनेस के लिए या स्ट्रेस वगैरह ये कितना लेते हैं, ये इनके पेरेंट्स से थोड़ा सा पूछना। कई बार कुछ लोग अपने बारे में क्लियर कट डिफाइन नहीं कर पाते कि वो कितना किस बात का टेंशन लेते हैं, ठीक है सर। कुछ लोग को तो अच्छा पता होता है, कुछ लोग को नहीं पता होता है। तो वहां से अगर कुछ होगा तो इनको, जैसे अंजना मैम कहते हैं कि ओम की चैंटिंग वगैरह कराना, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस पर बहुत बढ़िया काम करता है। PCOS है तो कल को थायराइड होने की प्रॉब्लम होती है, तो भुजंगासन वगैरह सारे जो होते हैं, सिंह गर्जनासन वगैरह, ये सारे आसन जो होते हैं, वो थायराइड ग्लैंड पर बहुत बढ़िया काम करते हैं। थायराइड आपकी BMR को रेगुलेट करती है, सिंपल सा लैंग्वेज समझो तो वेट वहां से भी मैनेजमेंट होगा। तो योगा आसन इनको कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनकी डाइट और इनकी सारी चीजें। और ऐसे या पीरियड को आप अभी लाना चाहते हो, तो वो तो रजत प्रवर्तनी बटी योगराज गुगुलू टंकड़ भस्म और कृष्ण तिल के गाढ़े के साथ दे दो दोगे। तो पीरियड आने के 15 दिन पहले दे दो, और पीरियड आ रहा है 5 दिन और दे दो, 20 डेज उतने भर में आ जाता है। अगर आप भी चाहते हो कि मुझे वैसे कराना है, अदरवाइज तो आप इनको रसरक्त पाचक दीजिए, और साथ में कांचना और गुगुलू वगैरह, तो उससे हो जाएगा। और साथ में दीपन पाचन लोमन के लेवल पर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, या तो वीकली विरेचन देना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट ने कहा कि पेट साफ होता है उनका। बट ये सैटरडे को, जैसे संडे ऑफ होता है बच्चों का स्कूल, तो सैटरडे कुछ ऐसा दे दिया कि रात में घी खा लिया खिचड़ी के साथ में, मतलब थोड़ा सा, और सुबह 4 या 5 बजे एक लग्जेटिव ले लिया, जिससे एक बार एटलीस्ट वीकर में एक बार पेट साफ हो जाए, ठीक है। और अनमैरिड बच्ची है, नहीं तो आप तो मात्रा बस्ती वगैरह देने के बारे में भी सोच सकते थे, तो वो चीजें भी अच्छा हो जाता है ना। तो मेरा ये मानना है। और आपको बहुत बढ़िया गाइड करेंगे, बीना मैम गाइड करेंगे, या अंजना मैम होंगे तो और बढ़िया गाइड करेंगे। अच्छा बीना मैम, मैम, मैं, अंजना मैम अगर आप सुन पा रही हैं तो आपने ये केस देखा है क्या? अंजना मैम। मैम है तो मैम से बेहतर कौन करेगा। हाँ, अंजना मैम को बुलाइए आप लोग। 1 मिनट सर, मुझे, यस अंजना मैम है, अंजना मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। सर हाँ नमस्कार, मैम। सभी लोग को नमस्कार जी सर। हाँ मैंने हाँ मैंने मैम। सुना था, हाँ मैंने थोड़ा ही आपके आपकी जो बातें थी वहां से सुनी थी। उन्होंने बोला था जब भूख लगती है तो हम्म। मतलब मैं अपने समय समय पे खाती हूँ। बाकी जैसे आपने हम्म। बहुत अच्छे से सब समझाया है, वैसे में मेरा भी वही रहता है कि सबसे पहले पेशेंट की जो है लाइफ स्टाइल पे हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और उसको जैसे मानसिक रूप से अच्छे से काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि उसको ठीक होना है। जैसे एमिनोरिया है उसको, शायद ना पीरियड नहीं आ रहे हैं, आपके इस टेक्निक से ऐसा लग यस रहा था। मैम, शुरू में 2 मंथ पर आते थे जब मिनारकी शुरू हुआ 2 साल तक, फिर 2 साल जी। 6 मंथ तक आए हैं, मतलब कि 6 मंथ पर आए हैं, फिर 2 साल के बाद आफ्टर मेडिकेशन ही आए हैं पीरियड। अच्छा, तो सबसे पहले तो उसका BMI पे काम करना पड़ेगा। उसकी बेस में जो आपने कहा वेट थोड़ा उसका ज्यादा है, तो BMI मतलब आप समझ ही रहे हैं कि उसका BMI थोड़ा सा नॉर्मलाइज लाना पड़ेगा, नॉर्मल वेट कम करना पड़ेगा। तो डाइट शेड्यूल में जैसे जौ की मात्रा हम लोग बोलते हैं, जैसे त्रिफला चूर्ण ले लेते हैं हम लोग, और त्रिफला चूर्ण का कषाय बनाते हैं, रात में भिगो के रखते हैं, और सुबह को उस कषाय को हल्का गुनगुना कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसमें जब अग्नि तत्व का प्रधानत्व हो जाता है तो इफेक्ट अच्छा होता है। और थोड़ा जब सत्तू के साथ उसमें हम सेंधव लवण मिलाते हैं और उसको दे सकते हैं।
यहाँ पे कृष्ण तिल का क्वाथ, कृष्ण तिल की ग्रेन्यूल्स भी आती है, नहीं तो फिर कृष्ण तिल का क्वाथ बनाएंगे। उसमें हम थोड़ा भारंगी मिला देंगे, भारंगी चूर्ण और त्रिकटु चूर्ण, और थोड़ा सा उसमें पंचतीर्थ घृत मिला के उसको मॉर्निंग में दे सकते हैं। सारी मेडिसिन नहीं देनी है, अकॉर्डिंगली देखनी है। एक जब सत्तू वाला त्रिफला चूर्ण हम रात को भी पिला के पेशेंट को दे सकते हैं। खाने में भी उसको थोड़ा सा जौ का हम आटा है, गेहूं के आटे के साथ मिला सकते हैं, या फिर जो जैसे जौ का दलिया आता है। और जैसे अभी आपने बताया है कि हम ओम का जाप पे मैं बहुत कंसंट्रेट करती हूँ, और थोड़ा मार्जार आसन, स्केट्स आसन वगैरह जो होता है जैसे आपने बताया, वो आसन पे बहुत कंसंट्रेट करना है। थोड़ा सा प्राणायाम अच्छे से करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको थोड़ा सा टहलना है, क्योंकि आजकल के बच्चे, हमें लगता है कि मूवमेंट जो है, या तो स्कूल गए, कॉलेज गए, तो वो लोग सोचते हैं बहुत चल रही है। तो खाना खाने के बाद ही एक नियम बना दीजिए कि 100 से 200 कदम उसको चलना ही पड़ेगा। और यहाँ नस्से का बहुत अच्छा रोल, नस्से अगर आप पेशेंट को देंगे तो नस्से का बहुत अच्छा रोल है। एंडोमेट्रियल थिकनेस देखने के लिए और ओवरी कंडीशन देखने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ होगा। तो थिकनेस मैडम कुछ बता रहा था कि यूएसजी में इसकी पेशेंट की। हेलो, यस मैम, क्या बोले आप? एंडोमेट्रियल थिकनेस अल्ट्रासोनोग्राफी में कितनी बता रहा था, कब बता रहा था? मैम ये नहीं पूछा, मैं ईटी पूछना भूल गई मैं। तो हाँ भक्ति जैन जी हैं क्या? ईडी का कितना है? भक्ति जैन जी अगर सुन पा रही हैं हाँ, इस मैं चीज एक में। मिनट रिपोर्ट में चेक करके बता देती हूँ। हाँ। हाँ मैम, उसमें हमारा काफी कंसंट्रेट होता है उससे ट्रीटमेंट पे। और मात्रावस्थी का रोल बहुत अच्छा होगा यहाँ पर। जैसे मैंने नस्य बताया, तो शतपुष्पा तेल से भी नस्य कर सकते हैं, शतावरी तेल से भी नस्य कर सकते हैं। इसके अलावा नस्य के लिए जो है, हम जो कार्य कराते हैं, नारायण तेल पे भी काम करा रहे हैं इस समय। नारायण तेल है, विष्णु तेल है, तो कई तरह के तेल नस्य के लिए आते हैं। लेकिन शतपुष्पा पे पूरा रिसर्च हो चुका है, तो बहुत अच्छा रोल बनता है उसका। उसी से नाभि पूरण का भी यहाँ पे रोल आता है, शतपुष्पा तेल से नाभि पूरण भी कर सकते हैं। और बाकी जैसे हम कहते हैं कि तल हृदय मर्म हमारे पास जो है, पाद पे और हस्त पे, चारों पे इसकी मालिश भी करवाइए। और मात्रावस्थी के लिए भी अंडरमेटल थिकनेस पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से उसका हम ट्रीटमेंट बताएंगे। और थोड़ा दीपन पाचन पे रखना है पेशेंट को। उसको जब तक भूख नहीं लगेगी उसको नहीं खाना है। और भूख लगने के लिए उसको दीपन द्रव्य हमें देना है। दीपन द्रव्य से दाढ़ी मस्तक दे दे रहे हैं। दाढ़ी मस्तक के साथ अगर हम थोड़ा सा घृत मिला सकते हैं, महातिक्र घृत मिला सकते हैं, पंचगव्य घृत मिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो थोड़ा इनको मेंटली भी सपोर्ट चाहिए। ब्राह्मी घृत भी यहाँ पे काम कर सकता है। साथ में थोड़ा कुमारी आसव दे सकते हैं, या फिर अभियरिष्ट दे सकते हैं, या फिर जीर्कादरिष्ट दे सकते हैं, ये ऑप्शन रहेगा। और फिर थोड़ा सा हमें गृहिणी पे बहुत अच्छे से काम करना है, तो यहाँ कालमेघ का भी रोल है, कुटकी का भी रोल है थोड़ा। या फिर हम यहाँ पे भूमि अमलकी दे सकते हैं, भूमि अमलकी का पाउडर दे सकते हैं। ये अल्टरनेटिव रहेगा। उसके साथ में थोड़ा जो काम हमें करना है वो वायु के अनुलोमन के लिए बहुत कंसंट्रेट करना है। तो एरन प्लस की टेबलेट्स आती हैं, एक अनुलोम करके एक टेबलेट्स आती है, बहुत अच्छा रोल करती है। कि लड़कियां हैं तो ये लोग थोड़ा सा खाने पीने में, मेडिसिन लेने में भी बहुत ज्यादा वो करती हैं। तो जो हमारी आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, शास्त्र वाली ड्रग्स अगर इनको देना है, शास्त्र औषधियाँ खा सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें इनको स्पेसिफिक करने के लिए पुष्पधन रस ऐड करना चाहिए। साथ में थोड़ा सा सहस्पुटी नहीं तो शतपुटी अभ्रक थोड़ा सा ऐड करना चाहिए। गिलोय सत्व का अच्छा रोल मिलेगा, चिरायता का भी बहुत अच्छा रोल मिलेगा थोड़ा यहाँ पे। विडंग, मुस्तक ना, और ये विडंग और मुस्ता अच्छा काम करेगा। और साथ में जैसे यहाँ पे हम अगर देना चाहेंगे पेशेंट को, तो थोड़ा सा जो है कुमारी आसव, मैंने पहले भी बताया, कुमारी आसव का रोल मिलता है, क्योंकि वो लीवर पर भी काम करता है। और उसके अलावा ग्रहण दृष्टि को भी दूर करता है, कहीं ना कहीं आर्तव्य शोथस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद हम रात रात में सोते समय, जैसे हम अक्सर बताते हैं, तो शेरो पिच्चू का भी यूज कर सकते हैं। और नहीं तो हम सिंपल जो नस्से के लिए तेल लेते हैं, हमने पुष्पा तेल लिया, उसका हम नाभि पूर्ण रात को करा। ईटी कितना आया मैडम, देखा आपने? भक्ति मैडम। हाँ, एंडोमेट्रियल थिकनेस 5 mm। हाँ मैम, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा ना, थोड़ा सा हमें, इसका मतलब क्या है कि ब्रहण चिकित्सा है, मतलब मात्रावस्थी में भी हमें थोड़ा सा शतावरी है तेल है, या फिर बला तेल है ना, इस तरह का तेल हमें ज्यादा देना है। दशमूल तेल भी यहाँ पे अच्छा काम करेगा। और साथ में हमें कुछ क्वाथ भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे भूनिम्बादी क्वाथ का भी अच्छा रोल आएगा। भूनिम्बादी क्वाथ के अलावा चित्र ग्रंथिक भी दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अग्नि को बहुत ज्यादा वो है। और थोड़ा सहजन वगैरह इस समय पेशेंट रहती कहाँ पे है, उसका रेजिडेंस कहाँ होगा सुशीमा?
इंदौर कहाँ में। की? हाँ, इंदौर। इंदौर में। हाँ, तो अगर सहजन वगैरह मिल जाता है मैडम, सहजन का शिगरू जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका क्वाथ थोड़ा यहाँ पे ऐड कर दीजिए, वरुण वरुण शिगरू क्वाथ। ये पिलाने के लिए ही सख्त रहेगा, और अगर पॉसिबल हो तो बात्रा बस्ती में भी ऐड ऑन किया जा सकता है। और इसको थोड़ा सा समय दीजिए, नस से बहुत अच्छे से कराइए, ये पेशेंट आपकी रेस्पॉन्ड करेगी मात्रा बस्ती के आधार पे। इसको 30-40 मात्रा बस्ती चाहिए, लेकिन एक साथ मत करिएगा। जैसे पीरियड मान लीजिए कि आपने आज से स्टार्ट किया है, तो 7 to 10 देखिए, फिर नेक्स्ट मंथ में फिर 7 to 10 करिएगा। लेकिन नस से, और जो मैंने बताया नाभि पूरन और अभ्यंग, और सबसे बड़ी बात है ओम का जाप, क्योंकि कहीं ना कहीं एचपीयू एक्सिस पे काम करना है, तो एचपीयू एक्सिस को स्टिमुलेट करना है। ये आप फोकस बना लीजिए कि जब 5 से जब तक ये बाहर नहीं आएगा, तब तक जो है वो पीरियड नहीं आएगा। एएमएच कराया होगा आपने शायद, या फिर करा लीजिएगा, एएमएच का भी रोल है यहाँ थोड़ा। ठीक है मैम। ठीक है। मैम आपने जो मॉर्निंग में त्रिकटु और उसका कॉम्बिनेशन बताया था, वो एक बार और बता दीजिए कि उसको काला तिल कैसे का लेना है। काढ़ा, काला तिल का जो काढ़ा है, उसका वर्णन शास्त्रों में सर आया है। काला तिल का काढ़ा बनाते हैं, उसमें हम लोग पेशेंट की अग्नि के हिसाब से, उसके बल के हिसाब से त्रिकटु चूर्ण और भारंगी चूर्ण मिलाते हैं। आर्तव जनन है सर वो। ये कब देना है? कृष्ण तिल क्वाथ में भारंगी चूर्ण और त्रिकटु चूर्ण। ये किस टाइम देना है ये काढ़ा? मॉर्निंग आवर में भी दे सकते हैं सर, मॉर्निंग आवर में भी काम करता है। वैसे पेशेंट के अकॉर्डिंगली हम इवनिंग में भी दे सकते हैं। थोड़ा सा क्वाथ कल्पना हम लोग जनरली जानते हैं, ये थोड़ा सा खाली पेट देना पसंद करते हैं, लेकिन ये है कि बहुत अत्यधिक तीक्ष्ण नहीं करिएगा, नहीं तो एसिडिटी होती है। तो अग्नि बल के हिसाब से दीजिएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा कार्यकारी होता है क्रिस्टल के क्वाथ के साथ भारंगी और त्रिकटु चूर्ण। जी। और बस्ती जो आपने बोला कि 30 से 40 दिन लेने, तो वो कौन सा बेस्ट रहेगा बस्ती में? बस्ती में सर मात्रा बस्ती हम लोग देते हैं, क्योंकि इफ एंड बट बहुत कम होते हैं, बच्चे हैं ना ये लोग, तो आराम से खाना पीना खा के आए, और उसके बाद उनकी मात्रा बस्ती अगर आप 60 to 100 ml के बीच में देंगे, जैसे मैंने बताया ना कि भुनी मैदी को थोड़ा मिला दिया हमने इसमें, दशमूल को मिला दिया है ना, और जैसे शतावरी तेल या बला तेल मिला दिया, तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनाना है। बीच में कभी कभी एब्रश्य का काम करता है, वायु का अनुलोमन करता है, तो एरंड तेल मिला लिया। तो उस तरह से हमें युक्ति पूर्वक चिकित्सा करके मात्रा बस्ती पे भी रखना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। आर्तव्य शोकस पे जो मात्रा बस्ती का काम है, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। जी बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, भक्ति जी आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। अंजना मैम का जो भी ट्रीटमेंट है ना, परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है। हमने आयुष दर्पण पे देखा है, अंजना मैम के हर केसेस सॉल्व होते हैं। तो आप जी। विश्वास करके जो बताया गया है वो करिए। ओके, ठीक, बिल्कुल। हाँ। थैंक यू। हाँ, और डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आपकी पेशेंट पहुंच गई क्या? गरिमा गुप्ता, मनीषा सिंह मैम, हाँ जी सर, पहुंचे हैं वो लोग। तो उनका क्या है रिस्पॉन्स? बच्ची अभी तो रास्ता ऐसा में? कुछ नहीं पता, वो लोग पहुंचे हैं और मेडिसिन पहुंचाया, अभी तो आया लड़का। और अच्छा, आप हाँ, देखिए वो, शॉप। मेरे हिसाब से वो ठीक होके गई थी, अभी वहां पे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। हाँ, वो आए थे तो रास्ते में कॉल किए थे वो लोग हाँ कि तो थोड़ा वो देखिए अपने दुखी मन थे। में बैठ बैठ करके खुद से बात करती है, खुद से। अब देखिए क्या होता है मैडम, हम लोग की होगा, धीरे धीरे होगा। आप लोग को भी ध्यान रखना पड़ेगा। खुद से तो मैं दिन भर बात करता हूँ, तो क्या मैं पागल हूँ क्या? मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं खुद से बात करते हूँ, तो मैं क्या पागल हूँ क्या? उसमें क्या है? मोदी जी सर कुछ लोग की हाँ, आदत होती है खुद से वो बात करें, मैं थोड़ी भी और करती हूँ। बच्चों से क्या? तो थोड़ा सा एबनॉर्मल है, खुद में हंसना कोई अब नॉर्मल नहीं है, बोलना। उनकी माँ अब नॉर्मल है जो अपने बच्ची को गलत सोच रही है, खुद हाँ, से नहीं तो माँ सोचती। को आप, माँ को तो 2 दिन भी नहीं झेल सकते हैं माँ को, और इतना मैं दिन भर खुद परेशान से बात करती करता है। हूँ, खुद पढ़ाई करता हूँ, रट्टा मारता हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं क्या पागल हूँ क्या? आपको लग रहा है मैं पागल हूँ? तो वो ऐसे लोग नहीं ऐसी सोचना चाहिए, मेंटेलिटी खुद बनाए। कुछ नहीं है, पागल सब ठीक है। चलिए, अभी हम उनसे बात करते हैं जो वो ओवेरियन कैंसर, शिखा कश्यप जी, अगर आप सुन पा रही हैं, शिखा कश्यप जी सुन पा रही हैं क्या? जी। वीडियो ऑडियो ऑन करिए सर। हेलो। कैसी हैं बच्ची? हाँ नमस्ते सर, बच्ची कैसी है हाँ। सर? हाँ सर, नमस्ते। प्रणाम सर, कैसी है आपकी बच्ची?
वो पहले से सर कुछ आराम है। एक बार बात कराइए। जी सही बात। शशि मैम बात करिए बच्ची से। जी सर। हाँ जी बच्चा। बस्ती लिया है तो कैसा फील हो रहा है? आपका चेहरा तो बता रहा बच्चा ग्लो कर रहा है ना? चुटिया भी अच्छी बनाई उसने, नहीं तो बाल मेरे घर में बच्चे हैं। चलो बताओ कैसी है अभी? अभी गैस पेट साफ हो रहा है नहीं, पहले ये बताया आप। चलो अच्छी बात है। गैस उस तो अब ज्यादा नहीं बनी है? पेट फूला पेट फूला तो नहीं लग रहा है? पेट साफ हो रहा है क्या? हाँ पेट साफ हो रहा है। जो पेट में दर्द था वो ठीक हो गया? पेट में दर्द होता है, अभी अभी सहन होता है? होता है, पेट में होता है। लेकिन पहले जितना था उतना ही होता है क्या कि कम हुआ है? उतना नहीं होता, कभी कभी होने लगता है। कभी कभी होने लगता है, लेकिन पहले से तो आराम है ना? 100 में से हाँ, कितने मार्क्स देंगी? 100 में से कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ? उतना ही है अभी। क्या 100 में से 100 है? उतना ही पेन है नहीं, 24 घंटे? 60। 60%, 40% है, ठीक है। भूख लग रही है, खाना खा रही है? भूख लगती है पर ज्यादा नहीं लग रही है। ठीक है। और आपका इलाज डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने किया है, तो डॉक्टर हाँ, चंद्रशेखर जी आपने क्या चीज का बस्ती दिया है, कृपया बताने का कोशिश करेंगे? जी सर, क्या चीज का बस्ती दिया आपने सर? 10 मूल का बस्ती बताया था आपने सर, वो दिया था सर। इसमें कैस्टर ऑयल डालने में बड़ा स्टिकी हो जा रहा, बड़े मुश्किल मत में लग डालिए, पाया। मत डालिए कैस्टर ऑयल। आप तिल तेल जी डालिए सर, तिल तेल। जी। तो सर यह कैसा, सर, आपको कैसा लग रहा है पेशेंट को देख के, ऑब्जर्व करके? पहले से इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है? जी पहले से इम्प्रूवमेंट है सर। इसके जो पैरों में जो वीकनेस थी सर, पैरों में भी स्ट्रेंथ आया हुआ है। जो बहुत थाई बढ़िया। रीजन की मसल काफी कमजोर थी। हाँ, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो आगे आपने क्या प्लान किया है सर? क्या क्या इंटरनल दवाई दे रहे हैं? सर अभी वही चल रही है, सूस सेकर रस चल रहा है सर। हाँ। और आम पाचकोटी चल रही सर, गिलोय शत, हाँ। पंचामृत, प्रवाल पंचामृत। सर आज हाँ। गुलकंद के साथ दिलवाया सर। हाँ, बहुत बढ़िया सर। आप इनको फिर रोज लाते रहिए, हम आगे और डिस्कस करेंगे। अभी 7 दिन नहीं हुए ना सर? अभी सर 2 दिन हुए हैं। हाँ, तो आप यही कंटिन्यू रखिए सर, और बस्ती भी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तिल तेल डाल दीजिएगा बस्ती में, और सर ये तिल बस्ती को पूरा ठीक करना है आपको सर। तिल तेल कितना डालना है? आप कितना मात्रा बस्ती, कितना टोटल कितना देते हैं नीरू, और ये कितना देते हैं? सर टोटल 700 ml। तो उसमें 50 ml तिल तेल डाल दीजिए, उसमें क्या है, 800 ml हो जाएगा। जी ठीक है थैंक यू सर, सर। आप कंटिन्यू करिए, फिर हमें बताइएगा। जी जी थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू बच्चा। शिखा जी आप ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल चिंता मत करिए। पापा को थैंक यू बोलिए, इतना अच्छा डॉक्टर आपके लिए ढूंढ के लाए। और थोड़ा थैंक यू हंस सर। दीजिए। आप सर बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारे डॉक्टर साहब आपको ठीक कर देंगे। अभी 7 दिन के बाद दवाइयाँ चेंज करेंगे हम। जी जी जी। हाँ, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। और चंद्रशेखर थैंक जी आप इनको थैंक यू। तिक्तक क्षीर बस्ती देना है बाद में। थोड़ा भी शोधन होने दीजिए, वायु निकलने दीजिए। क्या हो तिक्तक सर डॉक्टर साहब? हेलो। किस किससे बात करना है? हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर चंद्रशेखर जी आपको बुला रहे हैं। हेलो। हेलो। पाठक सर से बात करनी है? नहीं हाँ आप। पाठक जी से, हाँ पाठक जी से बात करनी थोड़ी। हाँ सर बोलिए, सर बोलिए। हाँ सर, जो इसको जो SMA की प्रॉब्लम है, हाँ। हेलो, हाँ। हाँ जी। उसका भी सर आपके पास सलूशन होगा इसका? 100% है, पहले अभी 7 दिन तो होने दीजिए, फिर हम करेंगे। जी जी, तो हमने थोड़ा मेमोरी में डाल दिया ना सर। हाँ, आप रिपोर्ट्स भेज दीजिए सर, मैं थोड़ा देख के बताता हूँ क्या करना है। तो चंद्रशेखर जी SMA वाली डाल दो डॉक्टर साहब की आप रिपोर्ट में। मुझे डाल दीजिए, डाल मैं दीजिए पढ़ के डाल बता। दीजिए ग्रुप में। जी। हाँ मैंने आपको दे दिए, तो डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए। हाँ, और जी बिल्कुल जी। चिंता मत करिए सर, इनको पूरा ठीक कर देंगे हम। केमोथेरेपी मत कराइए फालतू में, उससे कोई ठीक नहीं। हाँ केमोथेरेपी सर, थोड़ा शरीर में ज्यादा दिक्कत हो रही है, हो जाएगी। अभी तो 2 दिन में बस ये ट्रीटमेंट से पैरों में ताकत आई है ना सर? हाँ पहले से इम्प्रूवमेंट है, कुछ फर्क पड़ा है। और खाना पीना खा रही है ना थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा बहुत खा रहे हैं, और वो जैसे खीरा भी खिला देते थोड़ा। हाँ। खीरा है, ककड़ी है, वैसी चिल्लाती, वो भी थोड़ी खा लेती है। एक बार मुझे रिपोर्ट्स भेज दीजिए, फिर मैं दवाई बताऊंगा क्या करना है। ठीक ठीक, चंद्रशेखर जी भेज दो। हाँ। ठीक ठीक भेज दिए थैंक यू दोबारा सर, भेज दिए। थैंक यू सभी को, थैंक यू।
और किसी को कोई केस पूछना है? यस सर, एक पेशेंट है सर, बात हुई थी। हाँ, तो सर मैं उनको बुला लूं? बुलाइए, जरूर बुलाइए। ओके, अनिल हैं अनिल, सर? अनिल जी है कि अखिल जी? सर मैं एक बार अनिल उनको जी कॉल करती हूँ। कॉल करें, 10 मिनट ही है बस। हम लोग आयुष दर्पण पे पूरा कोशिश करते हैं कि हम अच्छा से अच्छा इलाज कर सकें, एक गाइडलाइन देते हैं, बाकी तो सारे श्रेष्ठ चिकित्सक हैं ही सब लोग। और हिंदुस्तान को गर्व है कि हमारे देश में इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स हैं, और चारों कोने में है इंडिया के। डॉक्टर अभय जी, आपने वो पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया क्या? उनको क्या रिजल्ट आया? अभय सोनावने जी। सर हाँ सर, दिया है आज। कल नहीं था मेरे पास, आज दे रहा हूँ उनको। तो अच्छा, जो आप बताइएगा सर क्या रिजल्ट है, जरूर बताइएगा। हाँ सर। ठीक है। ये अनिल जी, वीडियो ऑडियो ऑन करिए, चेहरा पे लाइट आना चाहिए। चलिए, शशि जी मैम आप। आप केस टेकिंग करेंगी क्या, या कोई और करना चाहे कर सकते हैं? शशि मैम बहुत अच्छा करती हैं। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर, बताएं क्या तकलीफ है आपको? मैम हमको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, और कब? ये 2014 में हुई थी। उसके बाद से 2000? हेलो। हाँ जी हाँ जी, 2014 में सर। जी जी। हाँ तो 10 साल हो गया। हाँ जी सर, बताएं प्लीज। तो उसके बाद से जो है ये जो लोअर बॉडी है मेरा, उस पर काम नहीं कर रहा है, कमर से। तो क्या तब से चलने फिरने में परेशानी होती है कि क्या होती है? जी पूरा पूरा मोटर और संसरी दोनों गायब है। और ये नाभि से चार लगभग 3-4 इंच नीचे से। सर वो मोटर सेंसरी ना बताओ मुझे, आप ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह बताओ। जैसे आपको इंजरी हुई थी तो इंजरी के बाद से चलने फिरना बिल्कुल बंद है कि क्या है? बिल्कुल चल फिर बिल्कुल, पाते चलना हैं? फिरना बिल्कुल नहीं हो पाता, मूवमेंट कुछ भी नहीं हो पाता उसमें। तो दिन आप बेड पर पड़े रहते हो सर? एक्सरसाइज होती है, हम्म। क्लीपर जो है उसको पहन के वॉकर के जरिए थोड़ा बहुत चल लेते हैं। और वो हम्म। टिल्ट कर करके अपनी बॉडी को, नीचे की बॉडी को टिल्ट करते हुए चलते हैं। अच्छा, तो 2014 में तो जब ये चीज हुआ था तो उसके बाद सर्जरी हुई होगी? जी हाँ। अच्छा, तो सर्जरी के कितने दिन बाद ये चीजें हो गई थी, या सर्जरी के तुरंत बाद ही लगा कि नहीं इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है? सर्जरी के बाद जिस दिन ये इंजरी हुई थी उसी दिन से ये महसूस हो रहा था कि दिक्कत हम्म। है। फिर सर्जरी के बाद से हम कभी मतलब सही हुए ही नहीं। अच्छा, सर्जरी के बाद से फिर आप सही नहीं हुए। तो एक बात बताइए सर, सर्जरी के बाद से या सर्जरी के पहले से भी मैं पूछूंगी, आपको पेट वोट अच्छे से साफ होता था? हाँ, सर्जरी से पहले तो हम स्वस्थ थे, ठीक थे, कंप्लीट। सर्जरी के बाद से पेट साफ होता है अच्छे से? नहीं, सर्जरी के बाद से ये सारी दिक्कतें सब थी, हाँ ये थी। अच्छा, तो फिर क्या कोई लग्जेटिव लगे और पेट साफ करते थे कि कैसे फिर साफ होता था पेट? हाँ वो कब्जहार टाइप की जो औषधियाँ थी, कुछ आयुर्वेदिक थी और कुछ हम्म। ये एलोपैथ की थी। तो ये जो आयुर्वेद की आपने दवाएं ली, तो आपने खुद से लिया कि किसी डॉक्टर को दिखाया, उनके प्रिस्क्रिप्शन पर दवाएं चल रही थी? अरे सर, जो पूरा सब डॉक्टर के ही अंडरटेकिंग में सब चल रहा था, अकेले से कैसे मतलब करेंगे। कि नहीं, जैसे आयुर्वेद का एक डॉक्टर, एक एलोपैथ के दो डॉक्टर चल रहे थे आपके साथ में? दोनों दोनों दोनों। अच्छा, तो फिर उसे फिर पेट ठीक हो गया? हाँ हाँ, पेट तो वो प्रॉब्लम मैम, कभी जब दवा लेते थे आराम हो जाता था। फिर धीरे 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 अभी कुछ लगभग 2-3 सालों से बिना दवा हम्म। के ये हो रही है ठीक से। अच्छा, और गैस एसिडिटी वगैरह कितना बनती है? मूवमेंट मैम पहले जैसा तो नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत तो रहता है ना। अच्छा ठीक है। अभी आप रात में कितने बजे सोते हो? लगभग 10-11 बजे तक। अच्छा, 10-11 बजे सोते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं? लगभग 4:30-5 बजे, 6 बजे। अच्छा, और फिर दिन में कितने घंटे सोते हो? कभी दिन में थोड़ा सा कभी कभी झपकी आ जाती है, वो बाकी ऐसा कोई फिक्स नहीं है।
अच्छा, तो जैसे मान लो आप अधिकतर एक तरीके समझियो मैं बेड पर हो या कम है, तो बैठे बैठे लेटे लेटे अपने हाथ पैर की हिलाते डुलाते रहते हो, मूवमेंट्स कराते रहते हो, मतलब योगा एक्सरसाइज फॉर्मेट में। मैम कुछ एक्सरसाइज में बताई गई थी जो हम फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए भी करते थे, तो हम्म वही एक्सरसाइज अब हम अपने आप से करते हैं। बाकी हम्म और कुछ तो मूवमेंट होता ही नहीं है जो मतलब नीचे कमर के नीचे से, तो वो अपने आप से ही कराते हैं। अच्छा, वो अपने आप से कराते हैं। तो सर एक बात बताओ, जैसे स्पाइनल इंजरी हुई है तो नीचे तक प्रॉब्लम है, क्या ऐसा भी है कि नींद उद भी डिस्टर्ब हुई है तब से? नींद जी मैम, वगैरह का क्या हाल चाल, नींद कैसी है, स्लीप? नींद तो बहुत डिस्टर्ब, हर तरीके से डिस्टर्बेंस, हर तरीके से डिस्टर्ब, नींद, खान पान, सोना जागना सब। खान पान में क्या क्या डिस्टर्ब है, भूख कम लगती है कि क्या है? बिल्कुल भूख कम लगती है, और मतलब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, एक्सरसाइज ना करो तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, और अच्छा तो यूरिन की है। हाँ, यूरिन में सर क्या दिक्कत है? जैसे कि बिना कैथेटर के हमसे नहीं वो पता है, कैथेटर डाल के उसको यूरिन पास करना पड़ता है। तो और 10 साल से कैथेटर पर सिस्टम चल रहा है? अरे मैम, एक कैथेटर होता है, कैथेटर K19, वो हाँ जब जी आपको सर, भूख वो जी वाली मैम, बात नहीं है सर। देखो, एक नेचुरल जो सिस्टम होता है ना, जब भी कैथेटर लॉन्ग टर्म में पड़ता है तो अपने आप ही इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है। नहीं तो कैथेटर चेंज कर देते हैं, उसको काफी हाँ समय तक नहीं रखते, वो परमानेंट वाला कैथेटर नहीं है, बैग वाला। हाँ, तब पर भी मैं समझ रही हूँ आपका K90, चाहे जो, देखो ह्यूमन बॉडी है। आपने कुछ भी बाहर से एसेसरी डाला, वो सारा सब कुछ उसके लिए फॉरेन की तरह एक्ट करता है, आप उसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। मैम तो मीन्स तब से मतलब आपको इसके अलावा कैथेटर के कोई कुछ जी। चलिए, तो यूरिन में कुछ एक तो ये प्रॉब्लम है कैथेटर के थ्रू होती है, और यूरिन में कुछ की अर्जेंसी, हरीनेस, इस तरह का कुछ भी फील होता हो? शुरुआत में वाइट वाइट म्यूकस टाइप का वो ज्यादा आता था, और वो हम्म जब परमानेंट कैथेटर पड़ा था लगभग 2-3 साल तक, और इसके साइड इफेक्ट हमें बहुत ढेर सारे अलग अलग तरीके के हुए। तो हम्म उसके बाद से जो ये जब से K19 इस्तेमाल कर रहे हैं, तब से चीजें हम्म कुछ गनीमत है। तो पहले हम बहुत हम्म ज्यादा हर 2-3 महीने में हम अस्पताल पहुंच जाते थे, अलग अच्छा, अलग परेशानियों के लिए। ओके। तो अभी वो सब ठीक है, और यूरिन में तो कोई और तकलीफ नहीं है? क्योंकि टाइम टाइम पर तो टेस्ट होता रहता होगा, यूरिन के रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट वगैरह, वो सब ओके रहते हैं? हाँ, टेस्ट तो लगभग लगभग सब ओके रहते हैं। चलिए, तो यूरिन कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, टर्बिड टाइप की, थोड़ी सी गंदला आता है यूरिन तो नहीं आता गंदा, मतलब टर्बिड सा? वो तो खान पान के ऊपर है, अगर थोड़ा कब्ज रहता है, अगर पेट साफ रहता है और पानी हम रेगुलर पीते हैं ठीक से, तो हम्म पानी ज्यादा पीते हैं, कोशिश रहती है, तो इसलिए यूरिन सही रहती है। अच्छा, पानी कितना पीते हैं, प्यास से पीते हैं कि ऐसे ही हमें 2-4 लीटर डालना है इसलिए पी लेते हैं? एक्चुअली हमको बताया गया था कि क्योंकि आप इस तरह का कैथेटर का इस्तेमाल करते हो, तो यूरिन पानी थोड़ा सा ज्यादा पीजिए। तो हम्म वैसे भी अब मेरी मतलब पीने की वही ज्यादा हो गई, पानी ज्यादा ही पीते हैं, तो दिन तो भर में कितना 3-4 लीटर 5 लीटर इस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक हो जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको प्यास से पानी पीने को कहा जाए तो लगभग कितना पियोगे दिन भर में? जी मैम। मान लीजिए अगर हमें प्यास से पीना पड़े तब हमारा कितना इनपुट हो, मतलब होगा, तब हम कितना पानी पियेंगे? तो अब आप ये समझो कि प्यास से ऊपर जो पी रहे हो पानी ना, वो भी आपकी डाइजेस्टिव फायर को डिस्टर्ब करता है, तो आगे से जितना आपको प्यास लगेगा उतना के हिसाब से पानी पीजिएगा। तो अभी सडन नहीं कम करिएगा, बट धीरे धीरे इस बात का ख्याल रखिए। वैसे भी अब देखिए मौसम तो गर्म हो ही रहा है, तो प्यास तो लगेगी, तो प्यास के हिसाब से पानी हम्म। पीना, ठीक है सर? अच्छा, जो खाना वाना खाते हो, आप कह रहे हो कि जब से सर्जरी हुई है या इंजरी हुई है, इंजरी के बाद से आपको भूख बहुत कम लगती है, तो भूख जब बहुत कम लगती है तो भी क्या टाइम हो गया इसलिए खाते रहते हो, कि भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा और जितनी भूख होगी उससे थोड़ा कम खाऊंगा? मैम भूख का तो यह है कि कुछ टाइमिंग है, जैसे सुबह, हम्म और हम्म सुबह नाश्ता हल्का सा, हम्म और वही दोपहर को 1-1:30 बजे खाना, और फिर उसके बाद शाम को थोड़ा सा, शाम को कुछ नहीं है, फिर वही 7-8 बजे खाना, बस यही है। नहीं, जैसे सुबह 10 बजे जब आप नाश्ता करते हो, क्या आपको भूख लगी होती है? हाँ, हल्की फुल्की। हल्की फुल्की। दोपहर में जब खाना खाते हो तो भूख लगी होती है? हाँ, वही हल्की फुल्की, जब भूख लगती है तभी खाते हैं, भले वो हल्की लेकिन फुल्की हो। लेकिन वो बहुत हल्की फुल्की लगी, तो जितनी हल्की फुल्की लगी होती है उसी के हिसाब से अमाउंट खाते हैं कि नहीं ज्यादा खाते हैं?
उससे ज्यादा खा ही नहीं पाते मैम। अच्छा ठीक है, चलिए। तो खाने का ये चीज है, नींद भी डिस्टर्ब है, डाइजेशन में। अच्छा, स्टूल में जो जैसे कब्ज रहती है, तो हार्ड स्टूल रहता है कि स्टिकी स्टूल रहता है, कैसा रहता है? ये सब दिक्कतें मैम पहले थी, अभी तो स्टूल साफ रहता है, ठीक रहता है। अच्छा, अब हार्डनेस और स्टिकीनेस वगैरह नहीं रहता है, या कोई बहुत ज्यादा स्मेल वगैरह रहता हो, इस तरह का कोई इशू नहीं है? नहीं, इतना ऐसा कोई इशू नहीं है। बीच बीच में हम वैसे वो कुछ जैसे कि हरड़ है या कुछ ऐसे लौकी का जूस है, इस टाइप की चीजें लिया करते हैं, अच्छा। और तो अच्छा सर, इसलिए इसके थोड़ा सा अलावा, गनीमत रहती हाँ, तो 10 साल से सर, जैसे आपने कहा कि आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों में ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो आयुर्वेद में क्या कुछ पंचकर्म भी वगैरह कराया था आपने? है। पंचकर्म बहुत थोड़ा सा हुआ था कुछ दिनों के लिए, और फिर उसका आ, पंचकर्म क्या था मैम वो हमें पता नहीं, ध्यान नहीं है क्या उसका नाम था, लेकिन उसमें 2-3 तरह की तेल वेल थी, और कुछ काढ़ा था, उसको मिला के और उसको जो है कैथेटर के जरिए जरिए दिया जाता था। बाकी एनल कुछ कनाल। दिनों तक ही दिया गया था, बाद में मेरी हालत सीरियस हो गई थी, वो कुछ दूसरे यही यूरिनल वाला इन्फेक्शन हो गया था, तो नहीं तो क्या फिर वो एनल कनाल के रास्ते दिया जाता था कि मतलब यूरेथ्रा के थ्रू दिया जाता था? हाँ, तो वो उससे ऐसा नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता, वो किसी और वजह से सारी चीजें हुई थी, कोई बात नहीं, तो नहीं नहीं, मतलब वो उसकी आपको। वजह से नहीं हुआ था, नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ था। वो जो हम्म। कैथेटर परमानेंट में जो बैग वाला कैथेटर लगा था, हाँ हाँ, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो गया था, वो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक वाला इन्फेक्शन हुआ था, तो सर्जरी की नौबत आ गई थी। तो माय गॉड। हाँ, तो फिर वो फिर छूट गया था, चलिए, कोई बात वो सारी चीजें नहीं। कैंसिल नहीं हो पाई थी। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा बस्ती उस्ती नहीं कराने के बारे में सोचा आपने? नहीं मैम, उसके बाद लगभग ये 3-4 महीने हो गए, तो जिस डॉक्टर से कर रहे, संजीव अग्रवाल थे लखनऊ में, और वहां पर टुड़ियागंज जो आयुर्वेदाचार्य हॉस्पिटल है सरकारी वाला, तो उनका ट्रांसफर हो गया था दिल्ली में, तो फिर वो हो नहीं पाया। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं है। तो अभी सर आपको डाइजेशन के भी इशू हैं, और भूख वगैरह वाला तो सारा है ही, नींद की भी प्रॉब्लम है, और कोई और प्रॉब्लम आपको? और एक तो नाभि के नीचे का हिस्सा काम ही नहीं करता है ना? मेन प्रॉब्लम मैम यही है, इसी से सारी ये प्रॉब्लम जो है साइड इफेक्ट है ये सब। हाँ सर, वो तो है ही, क्योंकि वहां के नर्व इंजर्ड हुई हैं, तो इस वजह से। तो सर अच्छा, अभी जैसे इस तरह की जब सर्कमस्टेंसेस हैं, तो क्या यूरिन या पॉटी वगैरह का प्रेशर आता है तो रोकना पड़ता है, या वो अपने आप ही निकल जाता है, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, निकल अपने आप तो नहीं निकलता है, यूरिन वाले पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। हम्म। एक्चुअली यूरिन वाले पे इसलिए ध्यान देना पड़ता है कि हमें लगता है गैस वैस जब पेट में रहती है, तो उसकी वजह हम्म। से, या जब ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस पर प्रेशर में निकलने का डर रहता है, तो वो है कि हम 2-3 घंटे में यूरिन जो है थोड़ा सा फील होने लगा है लगभग, हम ये देख रहे हैं लगभग 4-5 सालों से, कि हल्का सा हमें हम्म। फील हो जाता है कि हमें अब यूरिन पास करनी है। अच्छा, पहले वो भी नहीं पता चलता था, सेंसेशन भी नहीं था यूरिन का? पहले मैम थोड़ा सा उलझन भी बहुत ज्यादा रहती थी, और पहले बहुत ज्यादा घुटन होती थी, अब थोड़ा सा न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें जो हैं पकड़ में आ रही हैं। चलिए, ठीक है, थोड़ा सा होता है सर, वो सिचुएशन जब ऐसी हो जाती है तो इंसान को स्ट्रेस तो हो ही जाता है बहुत ज्यादा, है ना? जी जी। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है कि फिर आज पेशेंट को लीव करा दें पाठक अभी सर? लीव करा देते हैं, हम भी लीव हो जाते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है, रात को नींद पूरा होना चाहिए, सुबह उठना है जी हमें। सर। ठीक है, इनका जी सर। रिपोर्ट भेज दीजिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, प्रणाम ठीक है सर। सर, ओके, थैंक यू। कल इसको बुलाए फिर। आप बुलाइए, अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो नहीं मिलेंगे सर। मैं अगर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो ग्रुप में डाल दूंगा, फिर मैं परसों मिलूंगा, परसों। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। Thank you, प्रणाम सभी लोगों को। मैं अभी हरिहर सर के देश में जा रहा हूँ, सोमनाथ भगवान के शरण में, तो कल शायद ट्रैवलिंग करूंगा, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, फिर हम परसों मिल जाएंगे इधर। ठीक है। थैंक यू, ओके। प्रणाम सभी लोगों को।